नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारी सीरीज यूपीएससी स्टोरीज में। जैसा कि हम हर बार आपको इसमें किसी नए ऐसे अधिकारी से मिलाते हैं जिसने सिविल सर्विस को क्रैक किया है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे साथ चेष्टा सिंह जी हैं। चेष्टा जी आईएफएस हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की ऑफिसर हैं और आजकल दिल्ली में ही पोस्टेड हैं और डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं सेंट्रल जोन की। चेष्टा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप मेरे पास आए हैं, मेरे ऑफिस में आए हैं एंड आई होप कि जितने भी आपके जो व्यूअर्स हैं उसको थोड़ा भी बेनिफिट मिल सके इस टाइप की इंटरव्यू से। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैम थैंक्स, आपने टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। चेष्टा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी सिविल सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ना कहीं दिमाग में ख्याल कुछ देख के या कुछ महसूस करके या कुछ समझ के आता है। अब चाहे आप उसे अभाव कह लें, चाहे प्रभाव कह लें या स्वभाव कह लें, पर कहीं ना कहीं से वो पहले से ही जनरेट होता है। आपको पहली बार कब लगा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको वैसे ही बताया था कि मेरे फादर सर्विसेज में थे, ही वॉज इनटू द रेलवे सर्विसेज। सो कहीं ना कहीं बचपन से उनको देखा है, आई हैव सीन हिम वर्किंग, और जिस तरह से ही यूज्ड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज सर्विस, तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक था कि हाँ, ये एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जहाँ पर जा सकें यू कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस फॉर द पीपल। तो वो उस तरह से दिमाग में कहीं ना कहीं छोटे से कोन में पड़ा था एंड जब अपॉर्चुनिटी मिला तो फिर आई थॉट कि उसके लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी आईआईटी कानपुर से। इंजीनियरिंग करने के बाद कब आपको लगा कि अब सिविल सर्विस के लिए जाऊँ? जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम, जब जैसे ही आपका ग्रेजुएशन ख़त्म होगा तो एंड जस्ट बिफोर द ग्रेजुएशन वॉज अबाउट टू बी कम्प्लीटेड, आई वॉज ऑलरेडी थिंकिंग कि हाँ, ये करना है। तो उस वजह से मैंने अपना प्लेसमेंट भी नहीं लिया था एंड राइट आफ्टर दैट आई मूव टू माई हाउस एंड वहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। सो दैट वॉज द टाइम बैक इन 2011 व्हेन आई रियलाइज्ड इट। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग से सिविल सर्विस की तरह जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट्स में ना एक बहुत बड़ा चेंज होता है। तो मतलब वो मेहनत करना, पीछे से स्टार्ट करना, वो सब कैसा रहा? देखिए, पढ़ाई से कभी ऐसा वो नहीं रहा है कि डर लगता है। आई मीन दिस इज समथिंग जो अच्छा लगता है। रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट और वो हमेशा से रही है। सो मैंने न्यू कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। सो आई वॉज मोर देन एक्साइटेड कि इस चीज़ को चलो पढ़ने का मिलेगा और नई नई चीज़ें पता चलेंगी एंड ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो हम नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में बस पढ़ते हैं, बट उसको एक डीप एनालिसिस करने का एक मौका मिलेगा। तो ये सोचते हुए आई लुक्ड एट इट एज एन एक्साइटिंग थिंग। तो कभी वो डर नहीं लगा या फिर आई वुड से कि वो चीज़ नहीं लगी कि हाई इट्स गोइंग टू बी अ हिंड्रेंस कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आराम से किया था उस चीज़ को। जनरली लोग जब सिविल सर्विस की तैयारी में जाते हैं तो अपने को और चाहे अनाउंसमेंट कह लें, चाहे पॉलिश करने के लिए कह लें, कहीं ना कहीं कोचिंग के लिए जाते हैं। आपने अपनी सारी तैयारी खुद की घर पे कैसे मैनेज कर पाई? मुझे जो लगता है कि घर पे बैठ के, आई मीन इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन, तो मुझे घर पे ज़्यादा सुकून फील होता है। आई फील मोर एट पीस एंड जब भी आपको कोई पढ़ाई कॉन्सेंट्रेशन से करनी होती है, आई थिंक पीस इज़ समथिंग विच इज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई फेल्ट कि मुझे एक क्लीन एनवायरनमेंट और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है वो अपने घर पे मिल सकता है एंड माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट। सो दे ऑलवेज सपोर्टेड। इवन जब मेरी प्रेपरेशन चल रही थी उन्होंने सपोर्ट किया। अगर कोई स्टडी मटेरियल भी चाहिए था तो इंटरनेट इज़ ऑलवेज देयर। तो आज की डेट में तो कभी ऐसा आज है ही नहीं ना कि मतलब आपको एक पर्टिकुलर कोचिंग में ही जाना है, आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है फॉर रेफरेंस। सो आई कुड डू इट फ्रॉम होम। अच्छा, 2013 में आपने कहा आपने डिसीज़न लिया एंड देन 2016 में आपने अपनी सर्विसेज ज्वाइन की, क्लियर किया आप अगर मैं बोलूँ तो, एंड अभी आप एगमेट काडर में ही है ना। सो चेष्टा जी, जो फर्स्ट अटैम्प्ट कैसा रहा था आप? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली अच्छा नहीं था और आई वुड से इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मैं ये भी कहूँगी कि मेरी तैयारी भी नहीं इतनी अच्छी थी, तो उतना दुख भी नहीं हुआ कि मतलब जो दुख मुझे सेकेंड अटेम्प्ट पे हुआ था जब नहीं हुआ, बिकॉज उस टाइम तक थोड़ा सा आई वॉज इनटू इट, लाइक आई थॉट कि मैंने मेहनत की है। बट देन जब भी सिविल सर्विसेज का आता है रिजल्ट एंड जिसका नहीं होता है,
सो देयर इज अ सर्टेन पीरियड जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है, दुख भी होता है, बट वो चीज़ ज़रूरी होती है प्रोसेस में। आपको बैठ के आप 4-5 दिन या जितना भी दिन आपको लगता है, 6-7 दिन, मे बी अ वीक और 2, उस टाइम पे आप बैठ के आप सोचते हो कि आपने क्या गलती की है। सो दैट इज़ द जो टाइम है जिसको आपको अच्छे से रियलाइज़ करना चाहिए, एंड फॉर द बेटर कैसे आपको इसको इम्प्रूव करना है, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अपना प्लान बनाना चाहिए। सो आई यूज टू यूटिलाइज दैट टाइम टू मेक अनदर स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जाम। तो मुझे लगता है सेकेंड ईयर के स्पेशली जब मेरा नहीं हुआ था, तो दैट टाइम मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। आई न्यू कि मेरी कहाँ पे कमी रह गई थी, तो जो वीकनेसेस थी आई वॉज ट्राइंग टू टारगेट दोज वीकनेसेस, और कैसे उसको बेटर करना है अगले अटेम्प्ट के लिए, वो मैंने शुरू कर दिया था। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ एवरी स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट इसमें अटेम्प्ट कर रहा है, दैट इज़ हाउ ही और शी इज़ डीलिंग विद इट। जी, वो जो टाइम होता है, मतलब जब आप नहीं रह जाता है आपका पेपर, और वो जो आप उस समय महसूस करते हैं, उससे ओवरकम करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितनी जल्दी रिकवरी हो, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? आई वुड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस आई वुड से उस फेलियर के दौरान में आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हो, तो कई बार क्या होता है कि पीपल इवन लूज देयर होप, पीपल इवन गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो द मोमेंट डिस्ट्रैक्शन होता है आपकी, स्पेशली सिविल सर्विसेज की तैयारी में, दैट विल जस्ट हैम्पर आपकी प्रिपरेशन को। मतलब फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे, मतलब मैं ये मानती हूँ। तो इसलिए जो भी है, इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग टू फील बैड कि आपका नहीं हो रहा है। तो इट इज़ फाइन टू फील दैट, यू कैन क्राई, यू कैन जो भी आपका तरीका होता है एज अ ह्यूमन कोपिंग मैकेनिज्म आप कीजिए, बट डोंट लेट दैट हैम्पर योर स्टडीज़। आपको वो 3-4-5 दिन जो लगते हैं, आप उसमें आप मुझे लगता है ब्रेक भी लीजिए। आप चले जाइए, कहीं घूमने चले जाइए, अपने दोस्तों के साथ में कहीं जाइए, कहीं फैमिली के साथ में कहीं चले जाइए, बट आफ्टर दैट यू हैव टू कम बैक टू योर टोज एंड स्टार्ट टू मेक अ प्लान कि भाई मैंने ये अटेम्प्ट किया था, तो मान लीजिए एवरीवन नोज कि मैंने अटेम्प्ट में किस तरह से लिखा है या जो भी है, तो यू मेक अ प्लान, यू मेक अ स्ट्रैटेजी कि हाँ ये चीज़ कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। एंड फॉर दिस देर आर सो मेनी टॉपर्स इंटरव्यूज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, आप उनको फॉलो कर लीजिए, या फिर आपके आसपास में आपके किसी दोस्त का हुआ है सिलेक्शन, आप उससे भी ले सकते हो आप तैयारी करा सारी चीज़ें। तो आई थिंक वो करना बहुत ज़रूरी है। एंड द मोमेंट यू मेक दैट स्ट्रैटेजी और आप उसके लिए एक प्लान बना लेते हो, आपका सिलेक्शन होने में आई थिंक दैट बिकम्स ईजियर नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, जब आप सिविल सर्विस की जब आप तीसरे अटैम्प्ट में आप गई, सिविल सर्विस के साथ साथ आपने फॉरेस्ट के लिए भी अप्लाई किया। हालांकि मतलब जो ये 3 सर्विसेज हैं, ये ऑल इंडिया कैडर हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो और IFS। सो बट IFS के लिए कुछ सब्जेक्ट्स अलग होने वो रहते हैं, वो क्या क्या चीज़ें थी, मतलब कैसे ये जहन में आया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लकीली जब मैं अटेम्प्ट दे रही थी, तो उस टाइम पे जो प्रीलिम्स थे वो कॉमन हो गए थे फॉरेस्ट और सिविल सर्विसेज के लिए। एंड प्रीलिम्स ऐसी मतलब मेरा लेवल 1 वाला जो एग्ज़ाम होता है, वो उसमें मेरी तैयारी अच्छी थी, कंसिस्टेंटली आई वाज गेटिंग गुड स्कोर इन दैट। सो आई न्यू फॉर श्योर कि आई कुड क्लियर द प्रीलिम्स, ये तो मुझे पता था। तो उसके लिए नंबर 1 आई न्यू माई जो मेन जो बैरियर है, इट्स गोइंग टू बी क्रॉस्ड। आफ्टर दैट आई हैड टू मेक अ प्लान फॉर द मेंस एग्ज़ाम। सो मेरे जो सिविल सर्विसेज में जो मेंस का जो सब्जेक्ट था, दैट वाज ज्योग्राफी। सो आई वांटेड टू कीप द 2 सब्जेक्ट्स फॉर फॉरेस्ट जो कि सिमिलर हों, ताकि मेरी तैयारी में मेरी दोनों तैयारी इतनी इफेक्ट ना हो, ज्योग्राफी का भी चलता रहे, पैरेलल वट एवर आई एम डूइंग फॉर फॉरेस्ट्री सर्विसेज उसके लिए भी मैं कर सकूँ। एंड इसी चक्कर में मैंने जियोलॉजी ऑप्ट किया। तो जियोलॉजी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं विच आर वेरी सिमिलर टू ज्योग्राफी। एंड उसी तरह से मैंने एग्रीकल्चर भी लिया। एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो समथिंग जिसमें हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, जो पॉलिसीज़ हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़। एंड रही बात उसकी जो टेक्निकल पार्ट की जो थी, उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की थी। आई वेंट थ्रू सम जो उसका रीडिंग मटेरियल होता है, या लास्ट 10-15 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, आई वेंट थ्रू दोज। मैंने उसकी प्रॉपर एक सोल्यूशन की बनाई। एंड आई इवन एनालाइज कि भाई लास्ट 20 ईयर्स में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं विच आर गेटिंग रिपीटेड कंसिस्टेंटली। तो UPSC में उस टाइम पे ऐसा था कि आप रिकग्नाइज कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ जी ये 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कभी इस तरीके से या फिर किसी दूसरी तरीके से पूछा जा रहा है। सो यू अंडरस्टैंड दैट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई वुड से।
तो उसको मैंने टारगेट कर लिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको करंट तो देखना ही पड़ता है, तो करंट की आप जो भी पॉलिसीज़ हैं वो आप न्यूज़पेपर्स में आप समझ में आ ही जाती हैं, या फिर कोई भी करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हो आप उसके हिसाब से आप बना लीजिए। सो दैट इज़ हाउ आई कुड डू इट। सो यही था। बाकी मैंने कुछ जो लास्ट ईयर के जो लोग टॉपर्स जो थे या जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था वो एग्ज़ाम, उनके भी मैंने इंटरव्यूज़ वो सब पढ़ लिए थे। सो एक जनरल आइडिया लग गया था, तो उसी हिसाब से किया। 16 में आप IFS बन गई, सर्विसेज क्लियर कर ली, और खुशी कैसी थी? बहुत ज़्यादा, बेहद मुझसे बेहद काफ़ी अच्छा लगा। ऑफ कोर्स किसी भी तरीके से जब भी आपका जब आप UPSC की लिस्ट में आप जब अपना नाम देखते हो तो एक खुशी मिलती है, एक इंस्टेंट रिलीफ मिलता है मुझसे। एंड देन यू लाइक कि चलो एक काफ़ी बड़ा जिसके लिए आप पढ़ रहे थे, आपने जितनी मेहनत की वो पूरी हुई। तो हाँ, मतलब आई वुड से नथिंग एल्स देन खुशी, सेटिस्फैक्शन। अच्छा चेष्टा जी, उसके बाद आप अरुणाचल भी रही हैं, वहाँ 2 साल रही हैं, वो फर्स्ट पोस्टिंग था। तो ड्यूरिंग जब आप अरुणाचल थी वहाँ पर आपने एक बुक भी लिखी है कामलांग फॉरेस्ट रिजर्व पे, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि एक तो वहाँ पे कैसा था और वो बुक लिखने की इंस्पिरेशन कैसी है? अच्छा, तो मैं बेसिकली जाते ही मेरी पहली पोस्टिंग थी कामलांग टाइगर रिजर्व की। तो इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व्स थे, अभी तो बढ़ गए हैं खैर। तो दैट वाज द यंगेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। एंड समहाउ वहाँ पे मैं जैसे ही गई तो मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रखा है, कि वहाँ पर जितने भी फ्लोरा फौना है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके बारे में नोबडी हैड एनी वेरी लिटिल आइडिया कि क्या पाया जाता है वहाँ पर। और मुझे इस चीज़ की बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि जिस भी जगह मैं जाऊँ तो उसके बारे में क्या डॉक्यूमेंटेशन है। मुझे इंटरनेट की स्टडी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब बेसिक बुक्स होती हैं या बेसिक इवन ब्रोशर्स जो होते हैं। आप बाकी मान लीजिए इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स में जाते हैं, कान्हा में चले जाते हैं या बांधवगढ़ में जाते हैं, सो एवरीवन नोज कि वहाँ क्या पाया जाता है। सो दैट वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन व्हेन आई जॉइंड दैट डिवीजन। आई रियलाइज कि भाई मुझे बिफोर आई लीव दिस पर्टिकुलर प्लेस मुझे कुछ इस चीज़ को लेके कंट्रीब्यूट करके जाना है कि हाँ मैंने कुछ किया। ताकि देखिए बुक लिखने का मेरा मोटिवेशन ये था कि आई वांटेड टू वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी फाउंड ओवर देयर। और अरुणाचल ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब इट इज़ हैविंग सच अ ब्यूटिफुल बायोडाइवर्सिटी, समथिंग जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया में पाया नहीं जाता है। इट हैज़ मोर देन 600 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स एंड in that particular tiger reserve we had tiger, we had clouded leopard, we had mushmi takin, we had a number of birds जो कि शायद इंडिया में मतलब नहीं पाई जाती इनफैक्ट। सो दैट वाज द थिंग कि आई वांटेड, जब तक उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी तब तक उसको लोग बचाएंगे भी नहीं। तो कम से कम आप ये तो पता कीजिए कि वहाँ पे क्या क्या पाया जा रहा है, उसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे उन स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जाए। सो दैट वाज द मेन मोटिवेशन। अच्छा चेष्टा जी, एक आपसे और सवाल लेना चाहूँगा। फॉरेस्ट सर्विसेज की जब बात आती है तो लगता है कि जंगल में होगा सब कुछ, ये होगा। सो आपको बीइंग अ फीमेल, मतलब मैं कोई हालांकि जेंडर बाइसेस की बात नहीं कर रहा, बट बीइंग अ फीमेल कभी आपको लगा कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो थोड़ा मुश्किल हैं? मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। आई थिंक इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन जो हमारी सोसाइटी में चलता है कि देयर आर सर्टेन सेट ऑफ जॉब्स जो कि सिर्फ लेडीज़ कर सकती हैं एंड द अदर सेट ऑफ जॉब्स जो शायद वुमेन नहीं कर पाती हैं। बट आई डोंट एग्री विद इट। एंड हैविंग सेड दैट, मैंने खुद जो कहते हैं चैलेंजिंग पोस्ट होती हैं, आई हैव डन इट इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, बट आई फ्रैंकली बिलीव कि आई हैव एंजॉयड ईच एंड एवरी डे ऑफ माई पोस्टिंग, बी इट एनी प्लेस। तो एंड जब भी कोई लेडी किसी भी जगह पे काम करती है, शी ब्रिंग्स अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर पोस्टिंग। बीट सोसाइटल जो एटीट्यूडनल चेंज होता है वो भी हमको देखने को मिलता है। जो लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर तो भाई पहले वाले थे वो एक सर थे, अब एक मैडम आ गए हैं, तो वो भी मैंने देखा है। स्पेशली द पीपल, द लोकल पीपल, दे रियलाइज इट। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मतलब I will not say it's a bias, but I think कि we also work for the welfare of our own government people. जैसे मेरे अंडर जो भी स्टाफ होगा, so we'll work on that aspect as well, जो कि मैंने भी थोड़ा बहुत कोशिश किया था कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने लेवल पे। So those are some changes which females can bring, and Indian Forest Service में women have been there since 1980. तो जो उस टाइम पे शायद लेडीज़ ने फेस किया होगा
वो आज की डेट में तो डेफिनेटली नहीं है. आवर सर्विस इज़ मच मोर ओपन टू विमेन एंड हैविंग सेड दैट हमारे हर साल में कई लेडीज़ भी सिलेक्ट हो रही हैं एंड दे आर डूइंग देयर जॉब्स वेरी वेल. और आप जैसे कि देख सकते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा इवन ट्विटर पे या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, देयर आर मेनी विमेन IAFS ऑफिसर्स जो कि बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं. मैम आपने बिल्कुल ठीक बोला. चेष्टा जी, आखिरी में मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, मतलब यंग जो लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में हैं, कई बार वो अपने को फील करते हैं जब वो फेलियर्स आती हैं, हर किसी की लाइफ में आती हैं. थोड़ा सा आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मानती हूँ कि ये जो पूरी जर्नी है UPSC सिविल सर्विसेज की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम की, जिसकी भी हो, वो जर्नी को ना आप एक बर्डन की तरह ना मानिए, उसको एक एक्साइटमेंट की तरह मानिए. जब आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करोगे, जब आप अपने जिस भी आपने लक्ष्य को लेके चल रहे हो उसको आप अच्छे से करने की कोशिश करोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. और मतलब कोई भी पढ़ाई कीजिए, मतलब नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एल्स आपकी लाइफ में, यू हैव टू हैव दिस पॉजिटिव एटीट्यूड. जब तक आप उस चीज़ को लेके खुशी नहीं फील करोगे, जब तक आप उस चीज़ के लिए पॉजिटिविटी नहीं रखोगे दिमाग में, आई थिंक कोई भी चीज़ अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो यही मैं कहूँगी कि आशा रखिए हर चीज़ में और अच्छे से कीजिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए. साथ ही साथ में अपने पेरेंट्स को भी हमेशा सपोर्ट कीजिए. आपके जितने भी जो वेल विशर्स हैं उनको भी हमेशा ध्यान रखिए. एंड इवन आफ्टर यू अचीव जो आपने अचीव किया है, डोंट फॉरगेट दोज पीपल जो आपके साथ में खड़े रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि उनको कभी मत भूलिए जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया, साथ दिया. चेष्टा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेंडिंग टाइम. सो व्यूअर्स, आपने सुना, चेष्टा जी ने बिल्कुल दिल से बात की है. उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में जो अपनी यात्रा थी उसके बारे में बताया है. किस तरह से जब वो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाई, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं कर पाई, तो उन्होंने कैसे अपने आप से लड़ाई की और फिर थर्ड अटैम्प्ट में कामयाब रहीं. और उम्मीद करते हैं कि ये कामयाबी का सफ़र आगे चलता रहेगा और अभी बहुत समय है, बहुत कुछ करना बाकी है और चेष्टा जी को हम आने वाले समय में बहुत ही ऊंचाइयों पर देखेंगे. अब आपसे विदा लेते हैं. बने रहें रेडियो द्वारका के साथ.